बाद मैं कुछ काम पे दिल्ली गई थी। जब यानी कि अगले दिन ही गई थी मैं, जैसा कि मेरा नाम अनाउंस हो गया था। तब उस वक्त भी मैं एक स्कूल के फंक्शन में थी। एक 2000 माता पिता और बच्चों को एड्रेस करते हुए मैं स्टेज पे बैठी थी। तो घोषणा हुआ था। मैं अपना जो भाषण थी मैं देके उतर रही थी। उतरते ही इतने सारे लोग मेरे चारों ओर आ गए थे। तो वो भी हमारे हैदराबाद लोकसभा पार्लियामेंट का ही एक स्कूल का एनुअल डे का फंक्शन था। तो एक किस्म का हाथ पैर ऐसे एक कांप रहे थे कि वो खुशी से मेरे समझ से बाहर था ये। फिर मैं तुरंत घर चले गई थी और जैसे ही मैं घर में बैठी हूं तो स्क्रोल ऐसा ये जो था तो न्यूज की तरफ से नहीं आता। अभी न्यूज आने से पहले कई लोगों को पता चलता है आजकल की दुनिया में। तो मैं जल्दी जल्दी घर पहुंची और परिवार के सदस्य के साथ जब मैं बैठी थी तो मेरा नाम का घोषणा हो रहा था। शायद जीवन का सबसे बड़ा खुशी का दिन था। अब लोग ये जानना चाहेंगे कि माधवी लता में वो कौन कौन सी खासियत हैं कि अपने हैदराबाद के तेलंगाना के तमाम बड़े शहरों को दरकिनार करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपके नाम को आगे किया। मैं एक बात कह सकती हूँ, उनका मन में क्या है, किस वजह से वो मुझे चुने हैं, वो तो प्रधानमंत्री जी ही जाने। लेकिन एक आम जनता के तौर पे मैं एक बात कह सकती हूँ। सबसे पहली बात तो ये है, मैं स्त्री हूँ, क्योंकि वो दिखाना चाहते हैं। जब असदुद्दीन जी बार बार स्त्री का ही अपमान करते रहते हैं, मैं इसका भी आपको बताती हूँ कैसे। जब वो इंस्टेंट ट्रिपल तलाक मोदी भाई निकालना चाहते हैं, बताइए किसके लिए निकालना चाहते थे? मुस्लिम महिलाओं के लिए। अगर हम में से कोई भी मुसलमान होते, क्या हम अपना खुशी व्यक्त नहीं करते? अरे चलो भाई, कोई तो आए, कोई तो समझे। इंस्टेंट ट्रिपल तलाक औरतों को किस दलदल में खींच रही है। बेचारे औरत इतने अकेले पड़ गए हैं क्योंकि उनका जो है लॉ एक अलग से पकड़ के बैठे हुए वो लोग। और वो लोग वो सारे चीज कर रहे थे जो कुरान में स्वयं नहीं बता रहे थे। अब इस पे रोक टोक करने वाला कौन था? अभी सालों गुजर जा रहे हैं और अब अपने आप को लोकतंत्र देश मानते हैं। और बताइए, इस प्रकार के लोकतंत्र देश पर 21वीं शताब्दी में 21st सेंचुरी में भी हम मुसलमान औरत को उनका हक दिला नहीं पा रहे हैं, वो भी घर गृहस्थी के अंदर। क्या फायदा है इसी जीवन का? अगर प्रधानमंत्री जी इस पर भावुक होकर वो ट्रिपल इंस्टेंट तलाक को निकालना चाहते, अगर मैं असदुद्दीन जी के जगह पे होते, मैं तो उनको सलाम करूंगी। मैं कहूंगी, भाई प्रधानमंत्री जी, पूरा पार्टी एक दिशा, लेकिन आज आपने जो कदम उठाया है हमारे मुसलमान औरतों के लिए, हमारे कौम के लिए, मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। हम तो वही सोचेंगे ना, जैसे जिस प्रकार के हमारे यहाँ एक चंद पुरुष सती का बिल्कुल नहीं कर रहे थे। बिल्कुल। तो फिर हम जब हमारे से बड़े लोग टंगटूरी टंगटूर प्रकाशम पंतुलु, वीरसलिंगम पंतुलु, ये सारे लोग आगे बढ़कर जब सती का प्रथा निकालना चाह रहे थे, सबसे पहले हम सारे लोग जो भी उस दिन है और आज भी हम ताली बजाते हैं उनके। बिल्कुल। तो ये मजहब की बात कहां से आ गई त्रिपाठी जी? ये तो एक इंसान को अन्याय के उस कुएं में फेंकना था जिसमें से प्रधानमंत्री जी एक बड़े भाई बनकर बाहर निकालना चाहते। अब आपकी बातों से मुझे ये समझ में आ गया है कि प्रधानमंत्री जी ने आपको टिकट इसलिए दिया, पहला तो महिला एक बड़ा फैक्टर, दूसरा 3 तलाक जो प्रधानमंत्री ने हटाया, जिसके बाद महिलाओं को यकीनन शक्ति मिले इससे, क्योंकि उसके पहले उनके साथ जिस तरह का शुरू किया जाता था इससे इनकार नहीं किया जा सकता। तो एक महिला जब इस तरह की बातें जाकर, खासतौर से हैदराबाद बहुल इलाके जहां पर मुस्लिमों की तादाद बहुत ज्यादा है, वहां पर ये बात बताएंगी तो उसका असर ज्यादा होगा। नहीं, इन्होंने हिंदू महिलाओं को भी नहीं छोड़ी है त्रिपाठी जी। आपको ये बात भी जानना पड़ेगा, यहाँ पे जो रजाकार के वक्त पर जिस प्रकार के जुल्म हुए थे, एक ऐसी घटना हुई थी तेलंगाना स्त्रियों के साथ कि ये लोग बतकम्मा, जो यहाँ का देवता हम मानते हैं और ये पूजा करते हैं, तो उनके बतकम्मा माने जीव, 100 साल जीव, बतकू अम्मा। तो इस पर फूलों से ये लोग 7 या 9 लेवल्स का एक बनाकर गोबर से बनाते हैं, अलग अलग प्रकार से बनाकर फूलों से इसको सजाकर उसके चारों तरफ नाचते हैं स्त्रियां। रजाकारों के वक्त पर ऐसे 100 से ज्यादा गिनती के औरतों को नग्न कर कर, इनके ऊपर अत्याचार कर कर इनको मार डाला गया था। और इस बतकम्मा का मजाक उड़ाता है असदुद्दीन जी। कहने पर भी ना मेरा जीभ मुझे
परमिशन नहीं दे रहा है। ये है एक इंसान, एक पुरुष। ये किसका मर्यादा किया है आज तक? आपकी आंखें बदकम्मा फिरते हैं। अरे यार, आप कौन हो? आप एक प्रशासन में एक इलेक्टेड एमपी हो। आप इस प्रकार के जबान इस्तेमाल करते हो कि स्त्री के प्रति, वो भी वो स्त्रियां जिनको नग्न कर कर उनका हवस के साथ उनका बलात्कार करके उनको मार भी डाल दिए। मैं कहती हूं आज देश से उस दिन को ब्लैक डे डिक्लेयर करना चाहिए। हर औरत की इज्जत का सवाल है वो। इट हैज टू बी डिक्लेयर्ड एज अ ब्लैक डे इन द हिस्ट्री। और ऐसे लोगों के साथ कांग्रेस मिलता है, बीआरएस मिलता है। लेकिन बीआरएस ने अपना कैंडिडेट तो खड़ा कर दिया है हैदराबाद से। कांग्रेस ने आज तक खड़ा नहीं किया है और ओपन ऊपर खुल्लम खुल्ला कहते कि हम एमआईएम के साथ है। आप किसी भी पार्टी के साथ रहो भाई, लेकिन किस प्रकार से पार्टी के व्यक्ति के साथ आप हो, जिनका सोच विचार कैसा है। आप रामायण के रामचंद्र जी के माता जी कौशल्या को आप दाग लगाते हो। ये पुरुष कहां पीछे हटा बताइए आप? स्त्री को बार बार मर्यादा करता है। असल में इनको ना, मैं कहती हूं इनको कोड ऑफ कॉन्डक्ट से निकाल देना चाहिए। इनका हक नहीं बनता लोगों के बीच में ठहरने के लिए। आप उन्हें यह कहना चाह रहे कि ऐसा सारा इस्लाम है क्योंकि ये तो ठेकेदार है मुसलमानों का। लेकिन फिर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी आपसे पलटकर सवाल पूछेगी ना कि इस्लाम हमें आपसे सीखने की क्यों जरूरत है। और यहां पर वो दावा करते हैं बहुत सारे कामकाज किए गए, यहां के मसीहा के तौर पर मुसलमान असदुद्दीन ओवैसी को मानता है। कैसे लोगों को समझाएंगी जो वोटर्स हैं? हम किसी को इस्लाम नहीं सिखा रहे त्रिपाठी जी, हम पूछ रहे हैं कि क्या इस्लाम औरत का जलील करने वालों का मदद करता है क्या? मेरा सवाल है ये। बड़े बड़े लोगों से जो इस्लाम पढ़े, जो इस्लाम जानते, कुरान पढ़े हैं, मैंने सारे बड़े बुजुर्गों से मैं पूछ रही हूं ये सवाल, क्या इस्लाम औरत का इज्जत नहीं करता है? तो ये क्यों नहीं कर रहा है अगर ये सच्चा मुसलमान है तो? और मेरा दूसरी सवाल ये है, यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या था? उसमें कौन से बड़ी अन्याय हुआ था वहां पे? मोदी भाई ने एक ही तो कहा ना कि उन सारे मुसलमान औरतों को जो शादी होने के बाद जिनकी हालात इंस्टेंट ट्रिपल तलाक की वजह से या किसी भी हालत की वजह से उन लोगों को इस प्रकार रोड पे आना पड़ता है उनके जीवन को और बच्चों को, क्यों ना उनको मायके में ही लड़कों के बराबर हक दिया जाए? इसमें स्वार्थ कहां से आ गया? इसमें मजहब कहां से आ गया? तो इसका मतलब है आप लड़की को लड़के के बराबर इज्जत देना नहीं चाह रहे। आप तो खुल्लम खुल्ला कह रहे कि उनको, आपको औरतों को इज्जत करना नहीं है, चाहे वो मुसलमान हो या हिंदू हो। आपका जो ये बयान है इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए देखिए, आपका जो गेटअप है वो पूरी तरह से एक सनातन धर्म को पालने वाली महिला के तौर पर बिल्कुल उसी तरह से आप रहती हैं। लेकिन मुस्लिम बहुल इलाकों में भी जाती हैं, महिलाओं के लिए आपने काफी ज्यादा कामकाज किया है वहां पर। जब आप इस तरह से वहां पहुंचती हैं, जो भरोसे की बात है या अपनापन की बात है, क्या वहां से आपको मिल पाएगा? क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी के इलाके में आकर अपने झंडे को बुलंद कर पाना आपके लिए क्या बड़ी चुनौती नहीं बनेगा? मुस्लिम महिलाएं कैसे समझेंगी आपकी बात जो आप उनको समझाना चाह रही हैं? मेरे में और मुस्लिम महिला में एक कॉमन की बात है कि हम दोनों औरत कौम के हैं। और हर औरत अपने बच्चे को जब जन्म देती है प्रकृति के तरह से एक ही प्रकार से देते हैं। जब हमारा बच्चा रोता है तो हम भी रोते हैं, मुसलमान माँ के बच्चा रोता है तो मुसलमान औरत भी रोती है। हम हर औरत जब हम माँ बनते हैं हम यही चाहते हैं हमारे बच्चे एक ही तरह से बड़े हो, तरक्की करें। बस यही प्यार से, यही हमदर्दी से हम उन तक पहुंचते हैं जो वो भी समझते हैं, हम भी समझते हैं। और जब भी मैं उनके पास गई इतने सालों में, मैंने कभी काली हाथ उनके घर नहीं गई थी। जितने भी पसमंदा मुस्लिम औरतों के घर गई थी, मैं 1 महीने का पूरा राशन मेरे साथ अपने पैसों के खर्च कर कर मैं लेके जाती थी उनको, ताकि मुझसे मिलने के बाद कोई माँ, कोई मुसलमान औरत, कोई पसमंदा औरत अपने घर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। कम से कम 1 महीना का तक खाना लेके घर जाना चाहिए। हम उनको एक माँ के तरह पहुंचे। वो एक माँ, हम एक माँ। एक माँ ही दूसरी माँ का दर्द और तकलीफ समझ सकती है।
और इनके घर में जो लड़कियां होती थी जिनका पढ़ाई रुक जाती थी, मैं उनसे बात करती थी, उनको कुछ हुनर अगर सिखा सके तो हम प्रयत्न करते थे। कुछ महिला ऐसे होते थे जिनको टेलरिंग आती थी। कोई आंकड़ा है आपके पास कि कितनी मुस्लिम महिलाओं की मदद आपकी ओर से की गई या फिर किसको हुनर सिखाए गए? कोई आंकड़ा है जो हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? हाँ, हम तकरीबन 4000 पसमानदा औरतों से मिल चुके हैं अभी तक, और कम से कम 400 से 500 औरतों को टेलरिंग काम पे लगाकर बाहर से हम लोग काम लेके आते थे, उनको टेलरिंग का काम करवाते थे, उनको महीने महीने पैसे डालते थे उनके यहाँ। और हमने 1008 फ्री नॉर्मल डिलीवरी डिक्लेयर करे थे पूरा हैदराबाद ओल्ड सिटी पार्लियामेंट के लिए, जहां पे ज्यादा नंबर मुसलमान औरत ही थे उसके अंदर, जिन्होंने हमारे पास से फ्री नॉर्मल डिलीवरीज करके गए थे। लेकिन मुस्लिम औरतों को आप ये भी सिखाते हैं कि ज्यादा बच्चे पैदा नहीं करने हैं, ये बातें समझ में आती हैं उनको? नहीं, मैं कभी भी किसी मुस्लिम औरतों को ये नहीं कहा कि ज्यादा बच्चे पैदा मत करो। हाँ। मैंने एक ही बात कहा है, जितने भी बच्चे आप पैदा करो, लेकिन आप एक बात याद रखिए कि वो बच्चे को आप हक दिलाने के स्थिति पे है या नहीं। आप ये सोचिए एक माँ के तरह कि उन बच्चों को आप पढ़ाई दे सकते हैं, एक जिंदगी दे सकते हैं, एक ऐसा ओहदा दे सकते हैं जहां वो गर्व से करे कि हम 10 बच्चे हैं मेरे माँ के, और 10 के 10 हम डॉक्टर बने, लॉयर बने, चार्टर्ड अकाउंटेंट बने, या टीचर बने, प्रोफेसर बने, पुलिस ऑफिसर बने, आईएएस ऑफिसर बन सके। क्या आप इस मुकाम पे बच्चों को लेके जा सकते हैं? या आप 10 बच्चों को जन्म दे रहे लेकिन उसमें से 8 बच्चे आज गली में मोहल्ले में टायर पंचर करते बैठ रहे हैं? कितने बच्चों को आप जन्म दिए, इससे कोई लेना देना नहीं है त्रिपाठी जी। क्या बच्चों को उनकी जिंदगी, उनका हक आप दिला सके या नहीं, इससे मतलब है। तो मैं ये सवाल पूछती हूँ उनसे। और हालांकि आप नहीं, पता नहीं आपको, इतने बच्चों को जन्म देने के बाद गरीबी के वजह से उनके बदन में खून के कण बहुत कम हो जाते हैं, उनके इतने सारे बीमारियां हैं, इतने बीमारियां हैं, उनको भी है। अब बच्चे जो बड़े होते हैं उनमें भी कोई ताकत नहीं है, खाना नहीं मिलता उनको ठीक तरह से, पौष्टिक आहार नहीं मिलता उन लोगों को। जो ट्यूबरकुलोसिस आज तक हमने जाना है निकल गया देश से, आप एक बार वहां पर मेडिकल कैंप करवाइए, आपको पता चल जाता है कितने सारे औरतों को आज भी टीबी है वहां पर। ये किसी को पसंद नहीं है जानना, ये बाहर निकलना किसी को इंटरेस्ट नहीं। मैं एक बात बताती हूँ आपको, जितने भी असदुद्दीन जी के यहाँ और एमआईएम के यहाँ हायर एजुकेशन के अपने खुद के कॉलेजेस बनाए, मेडिकल कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, उतने पैसे में वो लोग गली गली में तो एक स्कूल खोल सकते थे। बताए क्यों नहीं करे वो लोग? क्योंकि तो वो कई लोगों को फ्री में शिक्षा की भी बात करते हैं, हॉस्पिटल में अपने ये दावा करते हैं कि वहां पर मुफ्त में इलाज की व्यवस्था भी की जाती है उनकी ओर से। लेकिन इन सब के अलावा क्या असदुद्दीन अवैसी को लेकर पर्सनल अटैक भी आपकी ओर से नहीं किया जा रहा है? ये सवाल इसलिए क्योंकि अब उनकी बेटी की एंगेजमेंट में कितने पैसे खर्च हुए, कितने नहीं, उसका पूरा डेटा लेकर आप चल रही हैं और लोगों को बता रही हैं। क्या जरूरत है पर्सनल अटैक की? ये पर्सनल अटैक नहीं है, वो जिस मजहब का नाम लेकर कहते हैं कि मजहब के हिसाब से हम ये है वो है, आप कैसे इंस्टेंट ट्रिपल तलाक के बारे में आप मुद्दा उठा सकते हैं, ये हमारे शरीयत में बात है, हम ये आगे नहीं बढ़ने देंगे आपको। जब आप कुरान को लेकर, मजहब को लेकर, शरीयत को लेकर आप इतने सवाल उठा रहे, तो मैं एक ही सवाल कर रही हूँ कि उसमें क्या एंगेजमेंट है? एंगेजमेंट प्रथा क्या उसमें है? क्या उसमें 6 करोड़ खर्च कर शादी करने का प्रथा है? तो आप जब मन में आए पब्लिक के मदद के साथ अगर वो बदल रहे हैं तो क्या दिक्कत है? तो तब तो ट्रिपल तलाक के लिए भी बदल जाइए ना, यूसीसी के लिए भी बदल जाइए ना। क्या आप अपने एक हिस्सा लगाओगे, मेरे घर के लिए मैं ये बदलूंगा, बाहर के वालों के लिए वो नहीं बदलूंगा? ऐसा थोड़ी होता है, प्रशासन में ऐसे थोड़ी होता है त्रिपाठी जी। बताइए आप, आधा अपने के लिए सोचो, जहां जहां अपने के लिए सोचो वहां पे आप उसको सही अपने लिए आगे बढ़ने की बात कहेंगे, आप जहां जहां पे नहीं है वो अलग बात करेंगे। आप वही तो स्वयं कहते ना कि हमारे बेटी तक, उनकी गाड़ियों की संख्या भी आप बता रही हैं लोगों को कि कितनी गाड़ियां रखे हुए, महंगी महंगी गाड़ियां। नहीं, ये बात नहीं कही मैंने ये बात कही कि महंगी गाड़ी तो रखने दीजिए। अब मेरे पास भी महंगी गाड़ी है। कौन सी शौकीन है आप? नहीं, मैं नहीं हूँ, मेरे बच्चे और मेरे पति हैं। मैं तो इनोवा में फिरती हूँ, मैं तो बोलेरो में फिरती हूँ। मुझे बड़े गाड़ियों का शौक नहीं है मुझे, क्योंकि उसका बोझ लगता है मुझे कंधों पर। तो जो शौकीन गाड़ी रखना चाहते हैं उनकी मर्जी है, हम कोई नहीं है उनसे ये बात कहने के। लेकिन ये गाड़ी किसकी है, इससे मतलब है मेरे को। किसकी है ये गाड़ी?
किंग्स ग्रुप की है, वही किंग्स ग्रुप जो लोग गलत काम कर कर वक्फ बोर्ड के लैंड को जब्त करते हैं, यही किंग्स ग्रुप जो जिनके ऊपर ईडी और इनकम टैक्स का रेड हुआ है 3-4 महीने पहले भी, यही किंग्स ग्रुप से अगर आप गाड़ी लेकर अपना गाड़ी कहकर इलेक्शन कमीशन में दाखिला आप दिखा रहे हो, इसका मतलब आप किस प्रकार के लोगों से ताल्लुकात है आपके, ये तो साफ है। अब ईडी के ऊपर आरोप तो ये लग रहे हैं कि बीजेपी जो चाहती है ईडी के लोग वो कार्रवाई करते हैं और चुन चुनकर विपक्षी दलों या फिर उनसे जुड़े हुए लोगों के खिलाफ ईडी की कार्रवाई ज्यादा हो रही है। तब तो लोग ये भी कहते होंगे कि इलेक्शन कमीशन को बीजेपी जैसा चाहिए, मनमानी के जैसा इस्तेमाल भी करती है। अगर ये सच है तो आज हम गला फाड़ फाड़ कर क्यों कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन से कि भैया यहाँ पे बोगस वोट है, तो इतने दिन से तो बोगस वोट भी नहीं निकले इस कॉन्स्टिट्युएंसी से, तो हम ये कहें कि असदुद्दीन जी ईडी को भी अपने तरफ खींच रहे हैं, जिस प्रकार से ये लोग कहते हैं, सॉरी असदुद्दीन जी इलेक्शन कमीशन को अपने तरफ खींच रहा है, जैसे कि असदुद्दीन कहते हैं बीजेपी ईडी को अपने तरफ खींच रहे हैं। मन में जो आए बके जाएंगे आप, चाहे वो इलेक्शन कमीशन रहने दीजिए या ईडी रहने दीजिए, ये इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशंस रहते हैं, ये किसी के लिए काम नहीं करते, ये कोई प्रशासन के लिए काम नहीं करते, ये कोई पार्टी के लिए काम नहीं करते जी, ये अपने आप देश की सुरक्षा के लिए, देश के हित में न्याय दिलाने के लिए काम करते हैं। हाँ, इतना है, जब तक उनके पास कोई ठोस सबूत से कोई बात नहीं पहुंचती वो आगे नहीं बढ़ते हैं। वो चाहे इलेक्शन कमीशन रहने दीजिए या वो ईडी रहने दीजिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से जो जो डिपार्टमेंट्स रहते हैं उनके स्टेट से कोई लेना देना नहीं रहता है। ठीक है, मैं फिर से आ जाती हूं। हैदराबाद को लेकर जब भी चर्चा होती है, बिना मुस्लिम वोटर के समर्थन के यहां से जीत किसी भी उम्मीदवार की नहीं हो सकती है, जो आंकड़ा बताता है। असदुद्दीन ओवैसी का वही कोर वोटर है, क्योंकि उसी के सहारे अब देश के दूसरे हिस्सों में भी वो अपने पांव फैला रहे हैं। बिहार में हमने देखा था 5 सीटों पर उनकी पार्टी ने जीत हासिल की थी विधानसभा की। ये अलग बात है कि कुछ उसमें से बाद में आरजेडी चले गए। हमने यूपी में भी देखा, पश्चिम बंगाल में कामयाबी नहीं मिली, लेकिन वोट काटने की भूमिका जरूर उनकी ओर से निभाई गई थी। मुस्लिम मतदाता क्या आपका भाग्य विधाता बनेगा हैदराबाद में? अगर वो आपको चुनेगा, क्या वजह इसके पीछे की देख रही हैं? इसमें 2 है। मुस्लिम मतदाता क्या हमको चुनेंगे? जो बोगस लोग हैं, जो है ही नहीं, वो हमको कहां से चुनेंगे? तो हमको अभी एक दिखा देते एपिक नंबर का। आप बताइए, जब 2-2 लोग है एक एपिक नंबर पे, ये एपिक नंबर है, टाइप किया हुआ है, ठीक है। अब मैं नीचे जाती हूँ, एक ही एपिक नंबर पे एक ही नाम 2-2 वोटर आईडी। अब आप बताइए, जो दूसरा आदमी नहीं है तो उनके साथ मैं लड़ूं कैसा? उसका गिनती में अपने आप कैसे उसको कैसे समझाऊं मुझे वोट देने के लिए? एक तो समझाऊंगी, मतदाता है 1.5 लाख से ज्यादा, ऐसे तो एपिक नंबर से निकालूंगी जो जो है वहां पर। हाँ, 1,60,000 के ऊपर है ऐसे नंबर मेरे पास। 1,60,000। हाँ, तो अलग किस्म के अलग है, वो छोड़ दीजिए। ये सिर्फ एपिक नंबर पे आप टाइप करेंगे, ये जो साक्षी है, ये साक्षी है आपके लिए। अब आप बताइए, इसमें तो एक सच्चा इंसान है, दूसरा नहीं है, तो मैं इसको मनाऊं वोट डालने के लिए मेरे को, या जो नहीं है उसको मनाऊं मैं वोट डालने के लिए? आपके लिए बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा चल रहा है ये देखिए, फिर से दिखाती हूं वैसे को जिताने के लिए। ये देखिए, फिर देखिए, ये है एपिक नंबर और ये इलेक्शन कमीशन का साइट है। एक ही आदमी, नाम, बाप का नाम, सब कुछ, लेकिन कॉन्स्टिट्युएंसी अलग है। अलग अलग कॉन्स्टिट्युएंसी से ये लोग, सेम इंसान का 2 वोट है। अब मैं किससे लड़ूं? झूठ से या सच से? कैसे लड़ेंगे फिर इससे? हमने तो इलेक्शन कमीशन को ये सारा पेन ड्राइव भिजाया है, कोई एक्शन लिया जा रहा है? अभी जीएचएमसी को वो लोग गाइड करे हैं आगे बढ़ने के लिए। जीएचएमसी तो हमको फिर से इंफॉर्मेशन पूछती है। 1 ही महीने बाकी है हैदराबाद में वोट पड़ने में। अभी हम इसीलिए देश को छोड़ देते हैं, देश के लोगों के लिए छोड़ देते हैं हम ये बात, क्योंकि हम जो कर सकते हैं करें हमने। अभी सेंट्रल इलेक्शन कमीशन के पास से जो पेनड्राइव हमने उनको दिया है वो जीएचएमसी तक पहुंच गया होगा। वो लोग 20-25 जितने सारे लोग चाहिए उनको बिठाना चाहिए। हम आज भी टाइप करके निकाले आपके सामने से ये एपिक नंबर, हम इंटरनेट पे जाके टाइप करें अब का अब, तो अभी भी ये डिलीट नहीं हुआ है ऐसा। और एक बात समझाती हूं आपको, डेथ वोट्स मतलब मर गए, फिर भी वोटर है, फिर भी वोटर है। तीसरा, जिनका घर के नंबर ही नहीं है,
नंबर ही नहीं है, वो नंबर बन जाते हैं, उनके ऊपर लोग रहते हैं। बीदर से, रायचूर से, आंध्रा के बॉर्डर से एक दिन पहले बस में लोग आते हैं, इनको कहते हैं शिफ्टेड वोट्स। इनके वोट यहां बना हुआ रहता है और ये लोग यहाँ पे आ जाते हैं। मतलब दूसरे इलाकों से लेकर आया जाता है और यहाँ पर पहले जो वोटर आईडी कार्ड बना हुआ है मरे हुए लोगों के नाम पर, नहीं, मरे वो हुए इनको दे दिया जाता है और फिर ये वोट डालते हैं। नहीं, मरे हुए लोगों का अलग है। अरे यहाँ पे 7 हेड्स है। ये तो बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा, मतलब अगर इस तरह के आप आरोप लगाएंगे, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई देश के लोकतंत्र के लिए। मतदाता भरोसा कैसे करेगा? आप आरोप मत कहिए, ये सच्चाई है। जब आप आरोप कहेंगे इसका मतलब होगा जो नहीं है, मैं कह रही हूं नहीं, ये सच्चाई है, ये आरोप नहीं है। आरोप शब्द तो बहुत बड़ी बात है। मैं नहीं है, जो चीज नहीं है मैं कह रही हूं, तब आप आरोप कैसे? यहाँ पर पहले से मैंने आपको कुल्लम कुल्ला दिखा। हाँ, यहाँ पर पहले से ही मुस्लिम वोटर बड़ी तादाद में है, तो असदुद्दीन ओवैसी को क्या जरूरत है बाहर से लोगों को लाकर यहाँ पर वोट डलवाने? वाह त्रिपाठी जी, क्या सवाल किया आपने। इसका मतलब है कहीं मुसलमान ऐसे ठेस पहुंचा उनका, शिया कम्युनिटी के लिए उन्होंने किया क्या है, पसमंदा उनके लिए किया क्या है, बोरा कम्युनिटी के लिए किया क्या है, अहमदियों को तो बाहर फेंकने के लिए सलाह मशवरा भी दे दी इन्होंने, आघानी कम्युनिटी के लिए किया क्या इन्होंने, जो कन्वर्टेड मुस्लिम है किया क्या उनके लिए, हिंदू से जो ट्राइबल्स थे किया क्या उन्होंने उनके लिए। साहब ये चंद अपने ही बिरादरी लोगों को रखकर, ये इस प्रकार के बोगस वोट्स रखकर, पोलिंग बूथ के ऊपर कब्जा रखकर ये लोग काम कर रहे हैं। अच्छा, मैं आपको और एक दिखा दूंगी, आपको क्लिप दिखा दूंगी, आप इसको रिले करिए अपने पास। 2023 जब असेंबली इलेक्शंस हुआ, अब बताइए जब तक ईवीएम मशीन्स चले नहीं जाते हैं अपने स्टोर रूम में, लॉकर सेफ प्लेस 144 सेक्शन रहती है ना, तो आपको मैं एक वीडियो भी जा दूंगी। ऐसा लग रहा है वहां पे त्योहार हो रहा है, इतनी भीड़ रोड पर, चंद दूर में आपको पोलिंग बूथ है। बताइए कैसा हो सकता है ये? क्या करें हम लोग? सीधा आरोप लगा रही हैं कि इलेक्शन कमीशन के कुछ लोग इनसे मिले हुए हैं, ये आपके आरोप हैं? नहीं, हाँ, नहीं, यहाँ पर लोकल लेवल पर नहीं, इलेक्शन कमीशन सेंटर से काम करता है। हाँ। किसके लिए? लोकसभा पार्लियामेंट के लिए। बिल्कुल। तो वो लोग कैसा काम करेंगे? यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर से तो काम करेंगे। बिल्कुल। तो यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ वो 40 दिन के लिए इलेक्शन कमीशन के अंदर रहता है। 40 दिन के पहले, 40 दिन के बाद ये लोग किससे काम करना पड़ता है? यहाँ का गवर्नमेंट से काम करना पड़ता है। क्या इलेक्शन कमीशन पूरे 540 अधिक सीट्स के एसआई तक, सीआई तक, कांस्टेबल तक जा पाएंगे? ये कब से फर्जीवाड़ा चल रहा है? अगर आप ये कह रही हैं कि यहाँ पर फर्जीवाड़े के हिसाब से असदुद्दीन ओवैसी जीते, क्योंकि पिछले 10 बार से 1984 से लेकर 2004 तक उनके फादर जीते, एम वेंकैया नायडू तक को 1996 में उन्होंने लेकिन हारे वेंकैया नायडू साहब, और फिर 2004 से असदुद्दीन ओवैसी हैं, अभी तक सांसद हैं। तो ये कब से चल रहा है? अगर आपके इस तरह के आरोप हैं तो मैं तो आरोप ही कहूंगी, आप कह रही हैं कि नहीं ये सच है। नहीं, मैं एक भी बात आपको हवा में तो नहीं बताई, मैं सारे दिखाकर ही बता रही हूँ आपको। कब से चल रहा है ये फर्जीवाड़ा? आप इतने सालों से काम कर रहे हैं हैदराबाद में। यही तो कह रही हूँ ना, कम से कम ये तकरीबन जब से आप, इसके पहले इनके ओवैसी के पिताजी जब थे, उनके पहले कांग्रेस जीत रहे थे। बिल्कुल। इस बीच में ये लोग क्या किए, वो कॉन्स्टिट्यूएंसी का ये लोग एरियाज जो थे डिलिमिटेशन करवाए। आपको पता है डिलिमिटेशन कैसा करवाए ये लोग? तब डॉक्टर राजशेखर रेड्डी जी यहाँ के चीफ मिनिस्टर थे। ये लोग पूरे हिंदू टेरिटरीज को कम करवाकर बाहर निकालकर मुस्लिम तादाद जहां पे ज्यादा है, मुस्लिम पॉपुलेशन जो ज्यादा है, उसको अटैच करें। तब भी जो कम हुआ है वो थे जो हिंदू पॉपुलेशन कम हुआ है या मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा हुआ है, सिर्फ डिफरेंस था उनके बीच में तकरीबन 1 या 1.5 लाख। लेकिन वोटर का नंबर बढ़ गया है 2014 को ही 2.5 लाख। अगर आप गौर से देखेंगे तो 2009 में 3 लाख चिल्लर आए थे असदुद्दीन जी को। 2014 जहां पे नरेंद्र भाई मोदी भाई आए थे, वो टाइम पे
2.5 लाख से इंक्रीज हो गया था पूरा टोटल पॉपुलेशन का मुस्लिमों का, और तकरीबन उतने ही वोट से हारी भी थी बीजेपी। एग्जैक्टली ये कौन पकड़ेंगे इसको? इसी बात पे तो डर है लोगों को मेरे से। इसी मुद्दा को बाहर निकालने के लिए ही एक स्त्री को नहीं, एक शक्ति को भिजाया गया। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी कोई बड़ा फैक्टर नहीं मान रही है आपको। वो कह रहे हैं कि 10 साल से हम जीत रहे हैं, आगे भी जीतते रहेंगे। चलो, इतनी अच्छी ओवर कॉन्फिडेंस, मैं प्रार्थना करूंगी और ओवर कॉन्फिडेंस रख लीजिए। अगर आप 2 बातें हैं यहां पर, एक तरफ फर्जीवाड़े के आरोप, उसमें ट्रांसपेरेंसी चाहती हैं, दूसरी तरफ जनता के मिजाज को भी अपनी तरफ करना होगा ताकि वो बीजेपी को वोट करे, तो इन दोनों चुनौतियों से कैसे निपटेंगी आप एक ही समय, जब 1 महीने बाकी हैं यहां पर हैदराबाद में वोट पड़ने में? आपको लगता है 1 महीना है? मुझे लगता है 24/7 into 30 days। ये बहुत बड़ा वक्त है मेरे। पहले की जिंदगी में, अब की जिंदगी में टिकट मिलने के बाद किस तरह का बदलाव आया है? जोश आया लोगों में, एक भरोसा आया लोगों में। जिस दम से मैं सच्चाई को बाहर निकाल रही हूं, निडर होकर, उससे हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी के हर मतदाता को लगता है अब की बार जीत भाजपा का ही है। हैदराबाद मोतियों का शहर माना जाता है, लेकिन हैदराबाद के नाम बदलने को लेकर बीजेपी के बड़े बड़े नेता अक्सर सियासत करते हैं। भाग्यनगर रख दिया जाएगा, ये हिंदू नाम पर रखने की बात कही जाती है। ये हिंदू नाम नहीं है, उनके घर की बहू का नाम भागमती है। वो हिंदू से शादी करे थे मीर उस्मान अली जी, जब उसका नाम था भागमती, तब उन्होंने भाग्यनगर का नाम दिए थे इस जगह को। फिर उनका नाम बदलकर हैदर बना दिए, फिर हैदराबाद बनाए। तो हम पहले बहू का नाम पूछ रहे, बस इतना ही। मतलब अगर आप यहां से सांसद चुनी गई तो फिर इस हिस्से का नाम बदल दिया जाएगा? कोशिश तो पूरा दम के करेंगे हम, क्योंकि अगर उन्हीं के घर की बहू का नाम जो पहले भाग्यनगर रखा गया था, अगर उसी भाग्यनगर का मांग हम करेंगे तो गलत किस बात की? हम थोड़ी कह रहे कि ये सिर्फ हमारे तरफ का नाम है। ये तो 2 परिवारों को या 2 मजहब को जोड़ने वाली बात हो गई ना, कि एक हिंदू लड़की का शादी एक मुसलमान राजा के घर में हुआ है और हम उसका नाम पूछ रहे, तो ये जोड़ने वाली बात हो गई। हम तो 2 मजहबों को जोड़ना चाहते हैं। लेकिन बड़ा तबका तो इसका विरोध करेगा। इवन असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी पहले से ही इस बात को लेकर बीजेपी पर निशाना साधती है। जो असदुद्दीन इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को विरोध कर सकता है, यूसीसी को विरोध कर सकता है, वो विरोध किसको नहीं किया? कौन उनका बात? वो बार बार बाबरी मस्जिद का भी नाम लेते हैं। इवन राम मंदिर में जब प्राण प्रतिष्ठा भगवान श्री राम की जा रही थी, रामलला की, उस पर भी उन्होंने निशाना साधा कि देश के प्रधानमंत्री के तौर पर नहीं बल्कि पुजारी के तौर पर काम करने लगे हैं नरेंद्र मोदी। तो इसका भी मेरे पास जवाब है। आप उनका एक स्पीच देख लीजिए। मुगल 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 कहते हैं, हम मुगल नहीं हैं, और मुगल कभी इस देश के नहीं थे। स्वयं उनका शब्द है ये। बिल्कुल। जब मुगल इस देश के नहीं थे तो आपको इतनी फिक्र क्यों हो रही है? बाबरी मस्जिद तो मुगलों ने बनाई है, तो फिक्र क्यों हो रही है आपको? अब मैं और एक बात बताती हूं। यहां का जब एयरपोर्ट बना था शमशाबाद में, तो यहां के लोगों ने एक मस्जिद बनाई थी, वक्फ बोर्ड वाले, और 1000 एकड़ का लैंड वक्फ बोर्ड के अंदर था। मस्जिद को तोड़ा गया था, तो ओवैसी परिवार ने विरोध किया था उसका। बनाया कहा उन्होंने? तो आज तक थोड़ी बोल रहे, तो बार बार इसके साथ साथ बोलो ना, साथ साथ बोलो ना। बाबरी मस्जिद जो मुगल तुम्हारे नहीं है, जो मुगल भारत के नहीं है, वो लोग आकर भारत का मंदिर को तोड़ते हैं, तुम उसके बारे में बात करते हो। जो खुद के इलाके में खुद अपने ही मुसलमान बनाए सो मस्जिद को तोड़ते हैं, तो आज तक क्यों चिल्ला रहे? नहीं चिल्ला रहे तुम भाइयां दोनों उसके लिए? क्यों नहीं बता रहे हैं उसके बारे में? क्योंकि ये लैंड जो हड़पा है, पता नहीं राजशेखर साहब का इनका क्या था दोस्ती, जैसे कि आज कांग्रेस से था दोस्ती, जैसे कि बीआरएस से इनका दोस्त। आप कांग्रेस का बार बार नाम ले रही हैं कि दोस्ती है असदुद्दीन ओवैसी की। उधर वाले तो कहते हैं कि यही बी टीम है बीजेपी की, जहां जहां जाते हैं वहां पर बीजेपी को फायदा करा देते हैं। मुस्लिम वोट बट जाता है, बीजेपी पूरा उसका फायदा लेकर जाती है। अब मुस्लिमों कौन कौन बांट रहे, जरा ये बताइए मेरे को। असदुद्दीन जी के बीच और कौन आ रहे मुस्लिम वोट बांटने के लिए? कांग्रेस पार्टी, उधर आरजेडी को हमने देखा तो हारते हुए। तो इसका मतलब ये है बीजेपी को तो इनके हिसाब से
कोई मुस्लिम वोट नहीं दे रहा ना, है नहीं बात सही? बिल्कुल खत्म हो गया ना। तो फिर हम अपने वोट्स ले रहे, निकल रहे। अरे आप जाने कांग्रेस जाने, बी टीम नहीं है, नहीं आप जाने कांग्रेस जाने, हमको क्या पता है साहब। आप दोनों आपस में दोस्ती है, दुश्मनी है, आप तय कर लो, हमको क्या लेने देना है। अभी देखे यहीं पर खुद के कॉन्स्टिट्यूएंसी में कांग्रेस अभी तक क्यों नहीं डिसाइड किया है, बताइए उम्मीदवार को। ये कहां मिलके काम कर रहे हैं, कहां अलग विचार से काम कर रहे हैं, ये कौन किसके है, कौन किसके ये दोस्त है। अगर आप ये कहेंगे कि हम मुसलमान वोट्स लेके निकल रहे समझते हैं असद, तो अलग बात है। क्या कहना चाहते हैं, कांग्रेस सपोर्ट कर रही है हैदराबाद में असदुद्दीन ओवैसी को, आप ये बोलना चाह रहे हैं? ओपन है भैया, आप हमसे क्या ये सवाल कर रहे हैं। आप देखिए लेटेस्ट न्यूज, जो फिरोज खान है लोकल लीडर है यहाँ कर, उन्हें भी कई बार इलेक्शन कमीशन को और यहाँ के जीएचएमसी को उन्होंने सबमिट किया है। बताइए क्यों आज तक डिलीट नहीं हुआ? तब क्योंकि बीआरएस था। ठीक है, अब डिलीट हो सकते हैं ना। अगर कांग्रेस आप इतने अच्छे हैं, आप सही है, इलेक्शन तो अब शुरू हुआ है, लेकिन इलेक्शन के पहले असेंबली इलेक्शन और लोकसभा इलेक्शन के बीच में कोड ऑफ कॉन्डक्ट या इलेक्शन का तो कुछ शुरू ही नहीं हुआ। तब तो जीएचएमसी का जिम्मेदारी था वोटों को डिलीट करवाने का। क्यों नहीं करे आप? क्यों जान पहचान नहीं कराए आप? ऐसा लग रहा है आरोपों की लंबी चौड़ी फहरिस्त लेकर आप बैठी हुई हैं। इसीलिए तो तैयारी क्या पहले से की? पॉलिटिकल साइंस में आप एमए हैं, राजनीति शास्त्र में, मतलब राजनीति का जितना भी शास्त्र होता है, साम दाम दंड भेद सब लेकर ऐसा लग रहा है कि आप बैठी हुई हैं यहां पर। साहब 40 साल से तो फिर जीत रहे कैसे ये लोग? पर्दाफाश करके दिखाऊंगी मैं इनको। कैसे करेंगे पर्दाफाश? वही तो कह रही हूं ना मैं, हम लोगों ने खास करके रिक्वेस्ट रखी थी। लोगों के बीच का क्या रिस्पॉन्स है आपके चुनावी मैदान में उतरने के बाद? बहुत 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 बढ़िया है। हालांकि मैं हम ये और एक बात बताएंगे, मुस्लिम महिलाओं के बीच, वहां की बेटियों के बीच उन्हें बहुत खुश हैं, खास कर पसमंदे औरत और मुस्लिम औरतें जिनको अन्याय हुआ है इंस्टेंट ट्रिपल तलाक की वजह से, वो काफी खुश है कि कोई तो आए बाहर निडर आवाज उठाने के लिए। और दूसरी बात तो ये है कि हम ऐसा बहुत सारे बच्चों को, लड़कियों को भी, मुस्लिम लड़कियों को, महिलाओं को, और हिंदू तो वैसे करते रहते, इनको भी हम करते हैं, उनके कॉलेज फीस भरते रहते हैं, उनको मदद करते रहते पर्सनल नोट पर। तो ये मदद करना अलग बात है, लेकिन असद जी के सामने ठहरकर निडर होकर आवाज उठाना अलग बात है। जो ये आपको कहीं लेडी सिंघम कहा जा रहा है यहाँ पर, तो उधर विपक्षी वाले आपको गुंडा कहकर भी संबोधित करते हैं, आप जैसे बातचीत करती हैं। दोनों ही पक्षों की अलग अलग बातें हैं, लेकिन आपकी जिंदगी अगर शुरू से लेकर अब तक देखी जाए, चाहे आपके शादी को लेकर बहुत ज्यादा चर्चा, जो बयान आपकी ओर से दिया गया था कि कैसे अखबार में पढ़ने के बाद फिर आपने पसंद किया और दोनों लोगों ने शादी की, या फिर आक्रामक तरीके से बेटियों और महिलाओं को लेकर आपकी ये जो बातचीत हुई, इससे तो पुरुष डर जाएगा कि ये हमारी बेटियों को भड़काने का काम न करे। हम किसी को भड़का कर ये तो नहीं कहे ना कि आप घर छोड़कर चले जाओ, मम्मा पापा का बात मत सुनो, सनातन धर्म को आप फॉलो मत करो। ना हमने कभी मुस्लिम औरतों से कहा है आप बच्चों को पैदा मत करो, ना हमने कभी उनसे कहा है आप अपने घर के बात मत सुनो। ऐसे वाले भड़काऊ बात होते हैं। लेकिन जब हम कहते हैं लोगों को सबका साथ सबका विकास, मिलजुल कर आगे बढ़िए आप, ये भड़काऊ कहाँ हुआ? अगर हम कहते हैं लड़कियों से चलिए पढ़िए, बाहर आइए, नौकरियां करिए, अपने पैरों पे खड़े हो जाइए, अगर ये भड़काऊ भाषण है तो हाँ भाई हम भड़काऊ भाषण दे रहे हैं। अगर हम युवकों से कहते हैं, मतलब खोल के बोलना भी है कि हाँ भाई हम भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, हाँ तो फिर अगर सबका साथ सबका विकास, डर नहीं लगता है आपको क्या सबका साथ सबका विकास कहने में या उनको नहीं भड़काऊ भाषण देने में? यही भड़काऊ भाषण यही है, सबका साथ सबका विकास, यही तो भड़काऊ भाषण है ना। तो इसी को तो लोग कह रहे हैं ना भड़काऊ भाषण। हम कहते हैं इस्लाम भी एक प्यारा मजहब है, देखिए आप पीछे पलट कर देखिए हमारे यूट्यूब, हमने एक दिन भी कुरान या इस्लाम को एक दिन भी हमने गाली नहीं दी, गलत बात नहीं की उनके तरफ। अगर ये भड़काऊ भाषण है, हाँ हमने बहुत प्यार से बताया हर मजहब के बारे में, तो ये भड़काऊ भाषण है तो है भाई,
क्योंकि अभी हमारे डिक्शनरी को बदलना पड़ता है। इसी वजह से बीजेपी के कार्यकर्ता बोल रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी की अम्मा को खड़ा कर दिया है बीजेपी ने हैदराबाद से। बहुत धन्यवाद आज तक से बातचीत करने के लिए, तमाम विषयों पर खोलकर अपनी राय रखने के लिए। अब 1.5 लाख वोटों से माधवी लता जी को हैदराबाद में जीत मिलती है या नहीं, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन राम एक बार फिर से उनके शब्दों में आ गए। राम नाम की लहर की बात बीजेपी की ओर से की जा रही है, भाग्यनगर नाम रखने की बात कही जा रही है हैदराबाद से, लेकिन इनका भाग्य चमकेगा क्या, इस पर रहेगी आज तक की नजर। अभी के लिए दीजिए इजाजत। कैमरामैन पवन कुमार और संजय कुमार के साथ चित्रा त्रिपाठी, हैदराबाद आज तक।